इंटरनेशनल सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई सब वॉच आफ्टर सब्सक्राइब। इस बुलेटिन में बात होगी बिहार में एसआईआर के बाद जारी हुई फाइनल वोटर लिस्ट की, सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर गुस्साए लद्दाख की, देखेंगे क्या राम मंदिर पर फिर होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सीजीआई की मां ने संघ की कैसे खोली पोल, जानेंगे एनसीआरबी की रिपोर्ट से कैसे घिरी मोदी सरकार, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बरेली मामले पर डीआईजी ने गठित की एसआईटी, 3 सीओ और 14 इंस्पेक्टर करेंगे मामले की जांच। हाल ही में नमाज को लेकर हुआ था बवाल। करूर भगदड़ के बाद पहली बार सामने आए एक्टर विजय, बोले मेरे खिलाफ करे कार्रवाई, पार्टी कार्यकर्ताओं को न करे परेशान। एक्स पर वीडियो शेयर कर जारी किया बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गजा प्लान पर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने जताई सहमति, फलस्तीनी राज्य को लेकर जताई आपत्ति। ट्रंप ने गजा में फलस्तीन अथॉरिटी के शासन की कही है बात। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 97 अंकों की गिरावट के साथ 80,267 पर बंद हुआ सेंसेक्स, वहीं 23 अंकों की गिरावट के साथ 24,611 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले सभी की नजरें टिकी हुई थी फाइनल वोटर लिस्ट पर, और इसका कारण भी है क्योंकि इस बार वोटर लिस्ट आने से पहले चुनाव आयोग ने बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर कराया था, जिसे लेकर तमाम विवाद खड़े हो गए। और जब ये लिस्ट सामने आई है तो कई और विवाद सामने आते दिखाई दे रहे हैं। तो फाइनल लिस्ट में कितने लोगों के बढ़ गए नाम, देखिए इस रिपोर्ट में। चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है। वोटर लिस्ट जारी होने के बाद अब चुनाव आयोग जल्द ही विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। जो खबरें आ रही हैं उसमें चुनाव आयोग 6 अक्टूबर को चुनाव की तारीखें घोषित कर सकता है। इससे पहले बिहार की जो वोटर लिस्ट जारी की गई है उसमें 21 लाख वोटरों के नाम बढ़ाए गए हैं, यानी एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट में 7 करोड़ 24 लाख वोटर थे, जो फाइनल लिस्ट में बढ़कर 7 करोड़ 41 लाख से ज्यादा हो गए हैं। पटना में पहले 40,51,694 मतदाता थे। फाइनल रोल में 48,15,694 मतदाताओं के नाम हैं, यानी पटना में 1,63,600 मतदाता बढ़े हैं। मुजफ्फरपुर जिले में पहले यहाँ 32,03,330 वोटर्स थे, अब फाइनल रोल में 32,91,478 वोटर हैं। इस जिले में 88,108 वोटर बढ़े हैं। दरभंगा में पहले 27,99,852 वोटर्स थे, अब ये बढ़कर 28,80,799 हो गए हैं, यानी जिले में 80,947 वोटर्स बढ़े हैं। नवादा जिले में 16,85,798 वोटर्स थे, अब यहाँ 17,16,289 वोटर्स हो गए हैं। यहाँ 30,491 वोटर बढ़े हैं। इसी तरह दूसरे जिलों में भी वोटों की संख्या बढ़ाई गई है। अब वोटर लिस्ट सामने आने के बाद से नया घमासान मचने के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि जिन जिलों में एनडीए मजबूत है वहां वोटर लिस्ट में बड़ी संख्या में नए नाम जोड़े गए हैं, जबकि सीमांचल के हिस्से में नए वोटरों की संख्या कम दिखाई दे रही है। वोटर लिस्ट सामने आ गई है, इस पर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि जहां बीजेपी मजबूत है, नए वोटरों की संख्या वहीं ज्यादा दिख रही है। तो सवाल लद्दाख को लेकर भी उठ रहे हैं। मोदी सरकार की नीतियों को लेकर विपक्ष हमलावर दिख रहा है। लद्दाख में नेट सेवा बंद चल रही है, कई जगह कर्फ्यू भी लगा हुआ है। तो कैसे लद्दाख पर घिरती जा रही है मोदी सरकार, देखिए इस रिपोर्ट में। लद्दाख में हुई हिंसा में सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे लद्दाख में भारी गुस्सा दिखाई दे रहा है। उनकी रिहाई की मांग तेज हो गई है। इस बीच लेह अपेक्स बॉडी ने ऐलान किया कि वो केंद्र के साथ तब तक बातचीत नहीं करेगा जब तक लद्दाख में हालात शांत नहीं हो जाते। साथ ही सोनम वांगचुक की रिहाई तक कोई बात नहीं होगी। दरअसल लद्दाख एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की केंद्र सरकार से 6 अक्टूबर को बातचीत होनी थी। एलएबी और केडीए ही वो दो संगठन हैं जो साथ मिलकर लद्दाख को राज्य का दर्जा दिलाने और इसे संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन वांगचुक की गिरफ्तारी और उन पर लगे देशद्रोह के आरोप के बाद लेह अपेक्स बॉडी ने केंद्र से किसी भी तरह की बातचीत करने से इनकार कर दिया है। साथ ही एलएबी ने लद्दाखी प्रदर्शनकारियों को राष्ट्र विरोधी और पाकिस्तान के हाथों कंट्रोल होने वाला कहने के लिए केंद्र से माफी की भी मांग की है। वहीं हिंसा में जिन लोगों की जान गई थी उनमें एक पूर्व सैनिक त्वस्वांग थर्चीन भी शामिल है। विपक्ष ने इसे लेकर शोक जताया है और साथ ही केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पिता फौजी बेटा भी फौजी,
जिनके रग रग में देशभक्ति बसी है, फिर भी बीजेपी सरकार ने देश के वीर बेटे की गोली मारकर जान ले ली, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो लद्दाख और अपने अधिकार के लिए खड़ा था। पिता की दर्द भरी आंखें बस एक सवाल कर रही हैं, क्या आज देश सेवा का यही सिला है? हमारी मांग है कि लद्दाख में जिन लोगों की जान गई उनकी निष्पक्ष न्यायिक जांच होनी ही चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मोदी जी, आपने लद्दाख के लोगों को धोखा दिया है। वो अपना हक मांग रहे हैं, संवाद कीजिए, हिंसा और डर की राजनीति बंद कीजिए। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा है। आपको बता दें कि लेह अपेक्स बॉडी और केंद्र सरकार के बीच होने वाली बातचीत पर यह उम्मीद जताई जा रही थी कि लेह लद्दाख के हालात में कुछ सुधार आ सकता है, लेकिन अब सरकार से नाराज एलएबी ने ऐलान कर सरकार से बातचीत करने से पूरी तरह मना कर दिया है और साफ कहा है कि जब तक सरकार हालात सुधारने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाती, तब तक केंद्र सरकार से कोई बातचीत नहीं होगी। अब ऐसे में केंद्र की तरफ से क्या कदम उठाए जाते हैं, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। लद्दाख में वांचक की रिहाई की मांग तेज हो गई है तो सुर्खियों में राम मंदिर भी बना हुआ है। पूर्व सीजेआई ने राम मंदिर को लेकर एक बयान दिया था जिस पर बवाल मच गया, जिसके बाद राम मंदिर पर कोर्ट के दिए गए फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर करने की तैयारी शुरू हो गई है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। राम मंदिर पर पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के बयान पर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। हाल ही में जस्टिस चंद्रचूड़ ने एक इंटरव्यू में कहा था कि बाबरी मस्जिद का निर्माण ही मूल रूप से अपवित्र था, क्योंकि इसे ऐसी जगह पर बनाया गया था जहां पहले से मंदिर था। उनकी इस टिप्पणी को लेकर न सिर्फ तीखी आलोचना हो रही है, बल्कि अब बात राम मंदिर के फैसले के खिलाफ क्यूरेटिव याचिका दाखिल करने तक पहुंच गई है। प्रोफेसर जी मोहन गोपाल ने चंद्रचूड़ की टिप्पणी को राम मंदिर के फैसले से असंगत बताते हुए इसे दूषित करार दिया है। प्रोफेसर का कहना है कि चंद्रचूड़ के इस बयान में वो बात कही गई है जो 2019 के फैसले का हिस्सा नहीं है। इस टिप्पणी को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन यानी उपचारात्मक याचिका दाखिल की जा सकती है। दरअसल क्यूरेटिव पिटीशन ये एक ऐसा कानूनी उपाय है जो फैसले में हुई गंभीर न्यायिक भूल को सुधारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि चंद्रचूड़ 2019 में फैसला सुनाने वाली 5 जजों की संवैधानिक बेंच का हिस्सा थे, जिसकी ड्राफ्टिंग का श्रेय भी उन्हें ही दिया जाता है। ऐसे में अब उनके बयान को लेकर राजनीतिक गलियारों में यह सवाल उठ रहा है कि क्या एक पूर्व सीजेआई का फैसला आने के इतने सालों बाद इस तरह की टिप्पणी करना न्यायपालिका की विश्वसनीयता को कमजोर नहीं करता। जानकारों का मानना है कि ये बयान न सिर्फ अयोध्या फैसले की निष्पक्षता पर सवाल उठाता है, बल्कि उस सिद्धांत से भी भटकता है जिसमें स्पष्ट कहा गया था कि मस्जिद तोड़ने के प्रमाण नहीं मिले हैं। हालांकि चंद्रचूड़ ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा है कि उनके शब्दों को संदर्भ से बाहर ले जाकर गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है और अयोध्या का फैसला केवल साक्ष्य और कानूनी सिद्धांतों पर आधारित था, न कि आस्था पर। इसके बावजूद प्रोफेसर गोपाल की क्यूरेटिव याचिका दाखिल करने की चेतावनी ने राम मंदिर के मुद्दे को एक बार फिर गरमा दिया है। पूर्व सीजेआई के बयान से विवाद खड़ा हो गया है तो देश में न्यायपालिका और कार्यपालिका के रिश्तों को लेकर भी बहस गरमाई हुई है और इसकी वजह है आरएसएस की तरफ से सीजेआई बीआर गवई की मां डॉक्टर कमलताई गवई को दिया गया न्योता। संघ के कार्यक्रम में सीजेआई की मां के शामिल होने की चर्चाओं ने न्यायपालिका की निष्पक्षता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए और अब डॉक्टर कमलताई की तरफ से इसे लेकर अपना रुख साफ कर दिया गया है। कथित तौर पर उनकी एक चिट्ठी सामने आई है। तो क्या है इस चिट्ठी में, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। आरएसएस ने सीजेआई बीआर गवई के बाद डॉक्टर कमलताई गवई को अपने कार्यक्रम में शामिल करने के लिए बुलाया। इस खबर के सामने आते ही कई सवाल उठने लगे। इस बीच संघ की तरफ से 5 अक्टूबर को अमरावती में आयोजित होने वाले दशहरा कार्यक्रम में डॉक्टर कमलताई गवई के शामिल होने के दावे भी किए जाने लगे, जिसके बाद देश में न्यायपालिका पर दबाव बनाने को लेकर बहस छिड़ गई। ठीक वही सवाल एक बार फिर गूंजने लगे जो इससे पहले पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर उठे थे, जब पीएम मोदी उनके घर गणेश पूजा में शामिल हुए थे। इस बढ़ते विवाद के बीच अब खुद डॉक्टर कमलताई गवई ने आरएसएस के दुष्प्रचार का भंडाफोड़ कर दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी। बताया जा रहा है कि सीजेआई की मां डॉक्टर कमलताई ने एक चिट्ठी लिखकर इस निमंत्रण को लेकर अपना रुख साफ कर दिया। उन्होंने इस खत में लिखा है कि मैं एक कट्टर अम्बेडकरवादी हूं और इसलिए इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी, जिसके बाद आरएसएस के कार्यक्रम में उनके जाने की सभी संभावनाएं खत्म हो गई हैं। उन्होंने अपने इस पत्र में इन सभी दावों को कथित तौर पर आरएसएस की तरफ से फैलाई गई एक साजिश और पूरी तरह से झूठी खबर बताकर खारिज कर दिया। हालांकि अब तक इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी है कि ये खत डॉक्टर कमलताई गवई ने ही जारी किया है, लेकिन जिस तरह संघ ने इस मामले को बार बार प्रचारित किया, ये तक कहा गया कि डॉक्टर कमलताई उनके कार्यक्रम में शामिल होंगी। अब उन सभी दावों की पोल खुल गई है। सीजेआई की मां ने संघ की पोल खोल कर रख दी है तो पोल मोदी सरकार की भी खुल गई है।
एनसीआरबी की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसने मोदी सरकार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसे लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने दलित, आदिवासी और महिला सुरक्षा के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा है। तो क्या कुछ कहा कांग्रेस ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी की 2023 की रिपोर्ट ने मोदी सरकार पर कई सवाल उठा दिए हैं। मोदी सरकार जहां एक तरफ अपने शासनकाल में सुशासन का दावा करती है, तो वहीं एनसीआरबी के आंकड़े इससे ठीक उलट और चौंकाने वाले हैं, जिसे लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर दलित, आदिवासी और महिला विरोधी होने का सीधा आरोप लगाया है। कांग्रेस ने रिपोर्ट का हवाला देते हुए सिलसिलेवार कई पोस्ट किए। सबसे पहले उसने लिखा, मोदी सरकार दलित विरोधी है, आंकड़े भी इसकी गवाही देते हैं। एनसीआरबी का डेटा बताता है 2023 में दलितों के खिलाफ अपराध के 57,789 मामले दर्ज हुए थे। ये नरेंद्र मोदी और बीजेपी का दलित विरोधी चेहरा है, जहां दलितों के अधिकार छीने जाते हैं, उनका स्वाभिमान रौंदा जाता है और आवाज उठाने पर अत्याचार की हदें पार कर दी जाती हैं। कांग्रेस ने आगे लिखा कि इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात आदिवासियों के खिलाफ अपराधों में तेज उछाल है। 2022 के मुकाबले 2023 में इसमें 29% की बढ़ोतरी हुई है। 2023 में 12,960 अपराध के मामले दर्ज हुए, जबकि 2022 में यही संख्या 10,064 थी। वहीं महिला सुरक्षा के मुद्दे पर भी सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कांग्रेस ने लिखा, मोदी सरकार में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़े हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि 2023 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4,48,211 केसेस दर्ज हुए, जबकि 2022 में ये संख्या 4,45,256 थी। साफ है, अपराध का ये आंकड़ा नरेंद्र मोदी के महिला सुरक्षा के खोखले दावों की पोल खोल रहा है। वहीं बिहार में कथित गुंडा राज को लेकर भी कांग्रेस ने इस रिपोर्ट का हवाला देकर एनडीए गठबंधन पर निशाना साधा। आंकड़ों के मुताबिक जान लेने के 2,862, शारीरिक उत्पीड़न के 902 और अपराध के 14,371 मामले दर्ज हुए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बिहार अब अपराध का अड्डा बन गया है, जहां अपराधी बेखौफ हैं और सरकार अपने खोखले प्रचार में व्यस्त है। दरअसल हर साल भारत सरकार का राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी पूरे देश में हुए अपराधों के आंकड़े इकट्ठा करता है और उसे एक रिपोर्ट के तौर पर प्रकाशित करता है। इस रिपोर्ट के बाद कांग्रेस के पास बीजेपी को घेरने के लिए कई बड़े मुद्दे हाथ लग गए हैं, जिससे अब वो बीजेपी पर चौतरफा हमला कर उसकी टेंशन बढ़ा रही है। बीजेपी चौतरफा घेरती दिखाई दे रही है, तो सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी मोदी सरकार को चेतावनी दी है। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग पर सीएम का कहना है कि सरकार यहाँ के लोगों के सब्र की परीक्षा ना ले, वरना यहाँ भी लद्दाख जैसे हालात हो सकते हैं। इसके साथ ही सीएम उमर ने बीजेपी को लेकर बड़ा दावा भी किया, जिसकी अब हर तरफ चर्चा हो रही है। देखिए ये रिपोर्ट। सीएम उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर केंद्र सरकार को चेतावनी दे दी है। उन्होंने साफ कहा कि राज्य का दर्जा लोगों का मौलिक अधिकार है। सरकार को लोगों के धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। अब्दुल्ला ने जोर देकर कहा कि जम्मू कश्मीर में हालात पल भर में बदल सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि यहाँ स्थिति लद्दाख जैसी हो, जहाँ केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी बनने के बाद भी लोगों के जीवन में कोई सुधार नहीं आया है। उन्होंने केंद्र सरकार को याद दिलाया कि उसने सुप्रीम कोर्ट में भी जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया है। अब्दुल्ला ने कहा कि अब परिसीमन और चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, इसलिए ये वादा तुरंत पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने ये दावा भी किया कि चुनाव के बाद मेरे पास बीजेपी के साथ जाने का विकल्प था, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। यदि हम उनके साथ जाते तो अब तक राज्य का दर्जा मिल जाता। बीजेपी के साथ जाने से बेहतर मैं इस्तीफा देना समझता हूँ। बीजेपी को हुकूमत में शामिल करते मुमकिन है, शामिल करने का हमें ये तोहफा मिलता कि फटाफट वो हमें रियासत का दर्जा देंगे। लेकिन क्या रियासत हासिल करने के लिए आपको सौदा करने के लिए तैयार? अगर आप तैयार हैं तो मुझे बताओ। नहीं जनाब, मैं वो सौदा करने के लिए तैयार नहीं। इनको हुकूमत में शामिल करना जरूरी है, तो मेहरबानी करके मेरा इस्तीफा आप लोग कबूल कर लीजिए और यहाँ किसी और एमएलए को आप वजीर आज़म बना के बीजेपी के साथ हुकूमत बनाओ। मैं बनाने के अब उमर अब्दुल्ला की इस चेतावनी के बाद सरकार जम्मू कश्मीर की ये मांग मानती है या नहीं, ये देखना होगा, क्योंकि अगर इसके बाद भी सरकार ने मांगी नहीं मानी तो फिर स्थिति बिगड़ सकती है, जिसका खामियाजा मोदी सरकार को आने वाले वक्त में भुगतना पड़ सकता है। सीएम उमर के बयान ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है, तो बिहार में भी एनडीए मुश्किलों में दिखाई दे रहा है। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में तनातनी देखने को मिल रही है। विपक्ष के साथ साथ अब बीजेपी और जेडीयू के सहयोगी भी उसकी टेंशन बढ़ा रहे हैं। बताया जा रहा है कि एलजेपीआर और आरएलएम उन सीटों पर भी दावा कर रही हैं जिन पर बीजेपी और जेडीयू चुनाव लड़ना चाहती है।
सहयोगियों के इस रुख से एनडीए की टेंशन बढ़ गई है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में अगले हफ्ते तक चुनाव की तारीखों का ऐलान होने की संभावना है, लेकिन एनडीए में अभी भी सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। एनडीए के सहयोगी दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और राष्ट्रीय लोक मोर्चा अपनी दावेदारी को मजबूती से पेश कर रहे हैं, जिससे बीजेपी और जेडीयू की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर लोकसभा चुनाव की सफलता को विधानसभा चुनाव में भी दोहराना चाहती है। चिराग पासवान ने 100% स्ट्राइक रेट बनाए रखने का दावा किया है और इसके लिए वो सिर्फ सीटों की संख्या ही नहीं बल्कि जीतने की गारंटी वाली सीटों पर भी जोर दे रहे हैं। उनकी नजर खास तौर पर वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा और मुजफ्फरपुर जिलों की सीटों पर है, जिनमें से कई सीटें पारंपरिक रूप से बीजेपी और जेडीयू की मानी जाती हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा सासाराम और बांका जिलों में अपनी पैठ बनाने की कोशिश में है। उनके दावे भी उन्हीं सीटों पर हैं, जिन्हें बीजेपी और जेडीयू छोड़ना नहीं चाहते। जानकारों के मुताबिक एनडीए में कुल 83 सीटों पर विवाद बना हुआ है, जिनमें नरकटियागंज, शिवहर, कोचाधामन, राघोपुर और बख्तियारपुर जैसी प्रमुख सीटें शामिल हैं। ये तनातनी एनडीए के लिए चिंता का विषय है। अगर ये मामला समय रहते नहीं सुलझा तो इसका सीधा असर चुनाव नतीजों पर पड़ सकता है। महागठबंधन इस स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए है, क्योंकि 2020 के चुनाव में जहां कुशवाहा ने तीसरा मोर्चा ही बना लिया था, तो वहीं चिराग पासवान ने अकेले चुनाव लड़ा था। इस बार भी अगर ऐसी ही स्थिति देखने को मिलती है तो कोई हैरानी की बात नहीं होगी। वहीं हम पार्टी के जीतन राम मांझी ने भी सम्मानजनक सीटें न मिलने पर अकेले ही 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की चेतावनी दे रखी है। यानी चुनाव से पहले ही एनडीए में बिखराव साफ नजर आ रहा है। ऐसे में बीजेपी और जेडीयू कैसे अपने सहयोगियों को संतुष्ट कर पाते हैं, ये देखना होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो एनडीए के लिए बिहार चुनाव की राह मुश्किल हो जाएगी। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। बिहार चुनाव में आचार संहिता लागू होने से पहले जरूरी था कि वहां पर एसआईआर की फाइनल सूची आ जाती। तो लीजिए, वो आ भी गई है और उसमें करीब 14 लाख नए नाम जोड़ दिए गए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये वही नाम हैं जो पहले काटे गए थे, या जो नए नाम हैं वो जोड़ दिए गए? तो आखिर वो नाम कौन से हैं? कौन से नाम है जो काटे गए थे, जोड़े नहीं गए हैं अभी तक, और जो नए जोड़े गए हैं वो आखिर कौन से नाम हैं? इनका खुलासा तो राहुल गांधी ही करेंगे। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपको इंतजार करना पड़ेगा।